गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। आज हम लोग बेटा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लोकोमा। वैसे ये जब हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे थे उसी में ये छोटा सा एक सेगमेंट है ग्लोकोमा, लेकिन इसे हम एक अलग चैप्टर बनाकर पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्लोकोमा की बात करें बेटा तो ग्लोकोमा क्या है? डिजीज ऑफ द आई वेयर एक्वस ह्यूमर बिकम मोर देन 21 mm ऑफ Hg। एक्चुअली ये जो डिजीज है बेटा ग्लोकोमा, ये एक्चुअली किससे रिलेटेड डिजीज है? ये हमारे आई से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें क्या हो जाता है, जो एक्वस ह्यूमर होते हैं उनका जो प्रेशर है बेटा वो कितना हो जाता है? मोर देन 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि 21 mm ऑफ Hg, जिससे हम हार्ट का प्रेशर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं। तो वही वाले अपन मेजरिंग क्या करेंगे, मेजर क्या करेंगे बेटा, इसको भी अपना जो एक्वस ह्यूमर है उसको भी उसी से मेजर किया जाता है। तो सिंपल सा पॉइंट है बेटा, अगर हमें कोई डिजीज पढ़ना है तो हमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें एचएपी पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर हमें हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई डिजीज है, जो हमारे किसी ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है, तो हमें एचएपी पे कमांड होनी चाहिए। एचएपी यानी कि जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है बेटा, उस पे आपका क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। तो मैं जो भी सेक्शन है, जो भी पोर्शन है जो इससे रिलेटेड है, वो सारे सेक्शन को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड क्या बेटा, डिजीज क्या है, तो पर्सन बिकम ब्लाइंड। अगर हमें ग्लोकोमा की प्रॉब्लम हुई है, ग्लोकोमा डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिले हैं, अगर हम इसके ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो आने वाले समय में ये क्या करेगा भाई, ये कंप्लीट रूप से उस पेशेंट को क्या कर देगा, ब्लाइंड कर देगा। तो यहाँ पर डिजीज का मतलब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, पर्सन बिकम ब्लाइंड। अगर हम आई की बात करें बेटा, ये जो डिजीज है वो किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। और आई से रिलेटेड है तो सबसे पहले हमें आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझना होगा। तब हम कहां पर जाएंगे, फार्माकोलॉजी पे जाएंगे, इसके ड्रग पे जाएंगे। क्योंकि जब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसी समय मैं आपको ट्रीटमेंट अप्रोच बता देता हूं, और उसी ट्रीटमेंट अप्रोच से आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और उसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से हम क्या कर देते हैं, वहां पर ड्रग को बाइंड अप कर देते हैं। तो यहां पर अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें बेटा, तो आई कंपोज 3 मेजर लेयर और कोट। हम फिजियोलॉजी की बाद में बात करेंगे, जब मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो उसमें मैं फिजियोलॉजी बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें होती है आई के अंदर। फिलहाल हम लोग एनाटॉमी पे हैं, और एनाटॉमी से भी वही पोर्शन हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट रूप से हम एचएपी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैं उसी पोर्शन को केवल डिस्कस कर रहा हूँ जो पोर्शन यहाँ पर ग्लोकोमा से रिलेटेड है, जो ग्लोकोमा पढ़ने में हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एनाटॉमी की बात करें बेटा, तो क्या है, आई कंपोज 3 मेजर लेयर और कोट। जो हमारी आई है बेटा, ये 3 मेजर कोट और लेयर्स के बने होते हैं। इसमें से फर्स्ट जो है बेटा वो है स्लेरोटिक कोट या तो स्लेरोटिक एयर विच इज मेड अप ऑफ स्लेरा। मैं अभी डायग्राम के थ्रू ये सारे टर्म्स को क्लियर करूंगा कि स्लेरा कहां पे प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है। एक्चुअली ये क्या करता है बेटा, प्रोवाइडिंग शेप एंड प्रोटेक्शन ऑफ आई। जो स्लेरोटिक एयर कोट है बेटा, जो स्लेरोटिक लेयर प्रेजेंट है आई में, ये एक्चुअली क्या करता है, तो ये शेप, आई का शेप जो है और आई का जो प्रोटेक्शन, हम दोनों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और ये बने क्या चीज के होते हैं, स्लेरा के बने होते हैं। सेकंड यहाँ पर जो कोट है बेटा, लेयर है, वो क्या प्रेजेंट है, वास्कुलर कोट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड की सप्लाई होगी यहाँ पर। और मेड अप ऑफ उबियो ट्रैक्ट। ये क्या चीज के बने होते हैं, उबियो ट्रैक्ट के बने होते हैं। और उबियो ट्रैक्ट के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ने होंगे, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस देखने को मिलेंगे। अभी मैं डायग्राम के थ्रू इन सारे टर्म्स को क्लियर करूंगा, फिलहाल आप केवल इन टर्म्स पे फोकस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा लेयर क्या है भाई, आई में टोटल मैंने कितने लेयर बताया, 3 लेयर। फर्स्ट क्या है, स्लेरोटिक कोट, इसका काम क्या है, तो प्रोटेक्शन करना, शेप प्रोवाइड करना, स्लेरा इसमें प्रेजेंट होगा। सेकंड वास्कुलर कोट है, ब्लड की सप्लाई करेगा, इसमें क्या प्रेजेंट है, तो उबियो ट्रैक्ट प्रेजेंट है, और ये उबियो ट्रैक्ट में कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस प्रेजेंट है। थर्ड वाइज नर्व कोट और नर्व लेयर। थर्ड जो है बेटा वो क्या है, नर्वस लेयर है, न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, यानी कि नर्व सेल प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर जो काम है बेटा, ये जो नर्व सप्लाई का काम है वो किसके थ्रू होगा, रेटिना के थ्रू होगा। पॉइंट क्लियर है। तो नर्व कोट में रेटिना रिस्पॉन्सिबल है, वास्कुलर कोट में कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस प्रेजेंट है, और स्लेरोटिक कोट में क्या प्रेजेंट है बेटा, स्लेरा प्रेजेंट है। यानी हमारे लिए जो आने वाले टाइम में हम जब ग्लोकोमा को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तो उसमें स्लेरा, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस और रेटिना का क्या होगा बेटा, यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं बेटा कि वेयर एक्वस ह्यूमर बिकम मोर देन 21 mm ऑफ Hg। अभी हम आई की फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, इसका डायग्राम भी देखेंगे और इसकी फिजियोलॉजी भी बताएंगे, लेकिन एक सिंगल वर्ड को मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग आते हैं कि एक्वस ह्यूमर ये क्या होते हैं।
तो एक्वस ह्यूमर की अगर बात की जाए बेटा, तो एक्वस ह्यूमर का मेन फंक्शन है प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मेंटेन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को ये मेंटेन करता है और जो भी न्यूट्रिशन बेसिकली अमीनो एसिड, सबसे ज्यादा अमीनो एसिड और विटामिन सी और अमीनो एसिड का जो न्यूट्रिशन है बेटा आई के लिए, आई की सेल्स के लिए, वो प्रोवाइड करता है एक्वस ह्यूमर करता है। ये कहां से सेक्रेट होंगे, कैसे सेक्रेट होंगे, ये सारी चीजें अभी हम लोग फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, ग्लाइकोमा स्टार्ट किया। ग्लाइकोमा में हमने सिंपल सा पॉइंट निकाला है कि डिजीज ऑफ द आई वेयर एक्वस ह्यूमर बिकम मोर देन 21 mm ऑफ एचजी। इस पॉइंट को याद रखना बेटा कि कितना हो जाएगा भाई, 21 mm ऑफ एचजी का क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। डिजीज में क्या हो जाएगा, तो पर्सन बिकम कंप्लीट ब्लाइंड, कंप्लीट रूप से पर्सन बिकम क्या हो जाएगा बेटा, ब्लाइंड हो जाएगा। सेकंड आई में मैंने क्या बताया, इसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी। एनाटॉमी मैंने कुछ टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस किया, जब मैं डायग्राम से उसको कंप्लीट करूंगा और उसी डायग्राम में हम लोग फिजियोलॉजी भी देखेंगे। और उसके बाद मैंने क्या बताया भाई कि एक्वस ह्यूमर की अगर बात की जाए बेटा, तो एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं बेटा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जिसके बेस पर हम लोग ट्रीटमेंट अप्रोच इसके फिजियोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद वहां पर हम लोग ड्रग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो, तो ग्लाइकोमा में हम लोगों ने एनाटॉमी वाला पोर्शन जो टर्म्स था बेटा, वो टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं। हम लोग आते हैं उसके फिजियोलॉजी पे और एनाटॉमी का डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें बेटा, तो ये आई का मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है जो आपको ग्लाइकोमा समझने में काफी हद तक हेल्प करेगा। चलो, अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो अपन देख रहे हैं बेटा, ये जो आ रही है वो क्या है, उबियो यानी कि क्रोइड, जिसमें और भी सारी चीजें कनेक्टेड, जैसा कि सिलियरी बॉडी प्रेजेंट है। इसी के नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा, लेंस प्रेजेंट है। ये क्या है बेटा, अपना आइरिस, देन क्या है प्यूपिल, और ये क्या है अपना कॉर्निया। और सबसे पीछे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, रेटिना प्रेजेंट है, रेटिना प्रेजेंट है। और उसके बाद क्या है, स्लेम्स कैनाल या तो कैनाल ऑफ स्लेम भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर स्लेम्स कैनाल प्रेजेंट है। और स्लेम्स कैनाल के बाद भी अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर बेटा ये सुप्रावेनस प्रेजेंट होते हैं। सुप्रावेनस भी हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये वेन सिस्टम है इस टाइप से। ये क्या है बेटा, वेन्स है। और यहीं से क्या हो जाता है बेटा, बॉडी में आगे की चीजें जाएगी, सर्कुलेट होगी। अब सुनना, होता क्या है कि ये जो सिलियरी बॉडी है बेटा, इसी सिलियरी बॉडी के अगर आप डायग्राम में जाओगे तो डायग्राम कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। और डायग्राम में क्या प्रेजेंट है बेटा, तो एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। तो ये अगर हम मान के चले, यहाँ पर पूरा का पूरा जो रोल है बेटा, एक्वस ह्यूमर में जितने भी रोल हम पढ़ने को मिलेंगे, ये सभी का सभी इंपॉर्टेंट रोल किससे रिलेटेड होगा, सिलियरी बॉडी से रिलेटेड होगा। इसलिए हम लोग सिलियरी बॉडी को थोड़ा सा अच्छे से देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, तो ये एपिथेलियल लेयर है। इसी एपिथेलियल लेयर पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जैसे कि अल्फा रिसेप्टर होगा, अल्फा 2 रिसेप्टर होगा, बीटा रिसेप्टर होगा यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो ये कुछ रिसेप्टर यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इन सब का रोल भी मैं बताऊंगा, जिससे ट्रीटमेंट अप्रोच में आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो इसी सिलियरी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, डीप में देखना स्टार्ट करते हैं कि अगर एक्वस जो ह्यूमर है बेटा, जो आई के अंदर अगर उसकी प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो हमें क्या देख रहे थे कि 21 mm ऑफ एचजी से ज्यादा हो जाए तो हमें ग्लाइकोमा देखने को मिल सकता है। तो एक्चुअली एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और अगर फॉर्मेशन होता है तो इसका कंसंट्रेशन यानी अमाउंट इंक्रीज कैसे हो जाता है, कैसे इसकी अमाउंट 21 mm ऑफ एचजी से इसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और इससे पहले भी हमें समझना कि इसकी सेक्रीशन होता कैसे, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है आई के अंदर में। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी को देखना स्टार्ट करते हैं। अब सुना, सिलियरी बॉडी में क्या प्रेजेंट है बेटा, उस एपिथेलियल लेयर, जिसको सिलियरी एपिथेलियल लेयर भी बोल सकते हैं। ये एपिथेलियल लेयर ही क्या करता है बेटा, एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करता है। मैंने बताया एक्वस ह्यूमर का रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये एक तो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, और सेकंड फंक्शन इसका क्या है भाई, तो सेकंड ये है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन रखता है।
अब सुनिए, जैसे ही यहां से सिंथेसिस, ये क्या है बेटा, सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी के ये क्या है भाई, एपिथेलियल सिलियरी लेयर, जो सिलियरी बॉडी के एपिथेलियल सबसे आउटर लेयर है। इसने क्या सिंथेसिस किया बेटा, तो एक ह्यूमर सेक्रेशन किया, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये ह्यूमर क्या करेगा बेटा, ये जो अपना लेंस है और ये जो आइरिस है, इसके बीच से ये मूव करते हुए कहां पर जाएगा, प्यूपिल के पास। कहां पे जाएगा, प्यूपिल के पास। और जैसे ही प्यूपिल में आएगा तो प्यूपिल से इंटर करते हुए कौन से रीजन में आ जाएगा बेटा, कॉर्निया वाले रीजन में। कहां पे आ जाएगा, कॉर्निया। ये कॉर्निया वाले रीजन में ये एक्वस ह्यूमर्स क्या होना शुरू हो जाते हैं बेटा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसको इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हम लोग बोलते हैं। अब सुनना, अब जैसे ही 21 mm ऑफ Hg से ज्यादा प्रेशर होगा तो ये क्या होता है बेटा, ये जो ह्यूमर है यहाँ पर एक प्रेजेंट है बेटा, जिसको बोलते हैं कैनाल ऑफ स्लेम्स, या तो स्लेम्स कैनाल बोला जाता है। तो यहाँ पर इसके थ्रू, यहाँ पर देखो एक ओपनिंग मैंने बनाया, क्या बनाया है, एक ओपनिंग बनाया है। इस ओपनिंग के थ्रू ये सुप्रावीनस के थ्रू बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा, सर्कुलेट हो जाएगा। अगर नॉर्मली की हम बात करें, यानी कि हमारी बॉडी में इंडोजीनियस मेडिएटर से मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नॉर्मली, यानी कि जो फिजियोलॉजी हमारी बॉडी में हो रही, कोई ऑर्गन अगर फंक्शन कर रहा है और वो नॉर्मल रेट में चल रहा है, यानी कि हमारे इंडोजीनियस मेडिएटर उसको क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके रखे हैं, रेगुलेट करके रखे हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि भाई सिलियरी जो बॉडी है उसके एपिथेलियल लेयर क्या करता है बेटा, एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन करता है। ये एक्वस ह्यूमर लेंस और आइरिस के बीच में, लेंस और आइरिस के बीच में इंटर करता है, और इंटर करने के बाद कहां पे जाता है बेटा, प्यूपिल, और प्यूपिल से इंटर करके कहां पे चला जाता है, कॉर्निया में। कॉर्निया के द्वारा ये क्या करता है बेटा, स्लेम्स कैनाल, या तो कैनाल ऑफ स्लेम्स के थ्रू ये क्या कहां पे जाता है, सुप्रावेंस में जाता है, और वहां से क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, मैंने जो आपको बताया यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है। तो सुप्रासिलेटिक वेन जो वेन्स है बेटा, इसको सुप्रासिलेटिक वेन्स भी बोला जाता है, इसके थ्रू क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। अब सुनना, होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पर आती है, कैसे ये एक्वस ह्यूमर जो है, अभी तक तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, हमारी बॉडी नॉर्मली इसको क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है। अभी मैं आऊंगा, इसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यहां तक कोई डाउट, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कहां पर एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन होता है। एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन सिलियरी बॉडी के एपिथेलियल लेयर पे होता है बेटा, ये पॉइंट को याद रखना है। कैसे मूव करता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, कैसे ये आता है, तो ये भी पॉइंट मैंने बता दिया कि पहले लेंस और किसके बीच में बेटा, आइरिस के बीच में आएगा, प्यूपिल में एंटर करते हुए कहां पर आ जाएगा, कॉर्निया वाले रीजन में आ जाएगा। अब मेन पोर्शन है कि भाई ये जो स्लेम्स कैनाल है, अब ये स्लेम्स कैनाल अगर इसको ड्रेन आउट कर देता है, अगर एक्वस ह्यूमर का अमाउंट ज्यादा हो जाए, अगर प्रेशर बढ़ने लगे, तो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो ये जो स्लेम्स कैनाल है बेटा, ये क्या कर देता है, इसको ड्रेन आउट कर देता है। लेकिन ऐसी क्या चीजें होती है जिसके कारण इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या ऐसी क्या चीजें होती है जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पहला रोल तो ये होगा कि या तो सिलियरी बॉडी जो है वो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करना ज्यादा शुरू कर दे, यानी ज्यादा एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा यहाँ पर जो ड्रेन आउट करने का जो कैपेबिलिटी होगा बेटा, वो क्या होगा, एक मैक्सिमम लेवल पे होगा, कि इससे ज्यादा वो एक्वस ह्यूमर को ड्रेन आउट नहीं कर सकता है कैनाल ऑफ स्लेम्स। लेकिन अगर मानकर चले ये जो एपिथेलियल लेयर है, ये एपिथेलियल लेयर अगर एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन ज्यादा करने लगे, उस केस में भी हमें क्या हो सकता है बेटा, उस केस में भी यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, और हमें क्या हो सकता है, ग्लाइकोमा। सेकंड रीजन जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे रिलेटेड ग्लाइकोमा को क्लासिफाइड भी किया गया है, उस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको लेकर के आ रहा हूं। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए मैं यहाँ पर इन चीजों को मिटा रहा हूं बेटा, आपको पॉइंट क्लियर है कि कहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा कि अगर यहाँ पर प्रेशर, इफ प्रेशर विल बी राइज मोर देन 21 mm ऑफ Hg, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अगर प्रेशर 21 mm ऑफ Hg से क्या हो जाए भाई, इंक्रीज हो जाए, तो हमने क्या देखा कि हमें कौन सा डिसऑर्डर होगा बेटा, तो हमें डिसऑर्डर होगा ग्लाइकोमा। अब ये ग्लाइकोमा की अगर हम टाइप की बात करें बेटा, किसकी बात करें, टाइप की बात करें, तो ग्लाइकोमा टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन एंगल ग्लाइकोमा और एक होता है क्लोज एंगल ग्लाइकोमा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ओपन एंगल पे। फर्स्ट वन इज ओपन एंगल ग्लाइकोमा। यहीं से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रेशर जो है वो राइज करता है, कैसे यहाँ पर 21 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाता है। इसी टाइप से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो आपका टाइप भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका वो रीजन भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, और वहीं से
से ट्रीटमेंट अप्रोच भी आ जाएगा। तो ओपन एंगल ग्लाइकोमा में होता क्या है बेटा कि हमें क्या लेना है, ये वाला रीजन, यानी ये जो आइरिस वाला रीजन था और ये जो हमारा क्या है बेटा कॉर्निया वाला रीजन है, इस रीजन को हमें क्या करना है, एक बार देखना है। तो जैसे देखिए ये मैंने मान के चलिए मैंने क्या बनाया भाई कि ये अपना आइरिस है, दिस वन इज प्यूपिल, यहाँ पर प्यूपिल प्रेजेंट है बेटा, और ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। और यहीं पर क्या प्रेजेंट है बेटा, तो यहाँ पर कैनाल ऑफ स्लिम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमने कैनाल ऑफ स्लिम्स बना दिया। पॉइंट समझ में आ गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपको समझना है अच्छे से। ये हमारा क्या हो गया बेटा आइरिस, ये हमारा क्या हो गया कॉर्निया, और यहाँ पर क्या हो गया कैनाल ऑफ स्लिम यानी कि स्लिम्स कैनाल हो गया। अब क्या होता है भाई कि जैसे ही एक्वस ह्यूमर यहाँ पर एग्रीगेट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, जैसे ही एक्वस ह्यूमर यहाँ पर आता है बेटा, तो ये जो स्लेम्स ऑफ कैनाल था ये क्या करता है भाई, ये यहाँ से ड्रेन आउट करता है। इस केस में होता क्या है ओपन एंगल ग्लाइकोमा में कि होता क्या है कि देखो ओपन एंगल यानी एंगल बड़ा है, एंगल बिटवीन ये क्या है बेटा आइरिस और ये क्या है अपना कॉर्निया, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या है भाई लार्ज है, ओपन है। यहाँ पर क्या है भाई ओपन है, यहाँ पर क्या है पोर्शन ओपन है, तो दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रखा गया ओपन एंगल ग्लाइकोमा। यहाँ पर एंगल का मतलब समझना, ये टर्म्स के पीछे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर क्या है भाई, तो ये हमारा आइरिस है और ये हमारा क्या है कॉर्निया है, इसके बीच में देखो एंगल जो है वो ओपन है, एंगल क्या है भाई ओपन है, तो दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रखा गया ओपन एंगल ग्लाइकोमा। अब आप बोलोगे सर इससे क्या मतलब है, अब सुनना इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो अपना स्लेम्स कैनाल प्रेजेंट है जो एक्वस ह्यूमर को ड्रेन आउट करता है वो एक्चुअली क्या हो गया है क्लोज, किसी भी रीजन से एक्चुअली क्या हो गया वो क्लोज हो गया, या तो 50%, 30%, 10%, 20%, ऐसे ही धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है। तो जब ये जो हमारा यहाँ पर जो ओपनिंग था बेटा एक छोटा सा होल प्रेजेंट था जिसके थ्रू एक्वस ह्यूमर क्या जा रहा था बॉडी में चला जा रहा था, मतलब सर्कुलेट हो जा रहा था, यहाँ से एक्वस प्रेशर को मेंटेन कर रखा था, किसी कारण से यही चीजें क्या हो गई है ब्लॉक हो गई है। अब ब्लॉक हो गई तो अब बताओ ये जो एक्वस ह्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट है क्या यहाँ से ड्रेन आउट होगा, नहीं, और अगर होगा भी तो ब्लॉकेज अगर कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा तो कुछ अमाउंट जाएगा, बाकी कुछ अमाउंट यहीं पे रहेगा, जिसके कारण जो प्रेशर है वो बेटा वो क्या हो जाएगा 20 mm ऑफ Hg से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, और यही प्रेशर क्या करेगा इस रेटिना के ऊपर क्या करेगा जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, जिसके कारण हमें एक डिसऑर्डर होगा बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोमा। तो फर्स्ट ओपन एंगल ग्लाइकोमा क्लियर हुआ बेटा। ओपन एंगल में क्या है, एंगल तो ओपन है लेकिन जो हमारा कैनाल सिलम का जो होल है बेटा, कैनाल ऑफ सिलम्स का जो होल है या सिलम्स कैनाल का जो होल है वो क्या हो चुका है बंद हो चुका है, चाहे वो 10%, 20%, 30% या तो कंप्लीट रूप से क्या हो चुका है ब्लॉक हो चुका है, जिसके कारण जो एक्वस ह्यूमर ड्रेन आउट हो रहे थे वो ड्रेन आउट होना बंद हो गया और प्रेशर जो है वो वहां पर इंक्रीज हो गया, जिसके कारण हमें एक डिजीज हुई जिसका नाम क्या है ग्लाइकोमा। That one is open angle glaucoma। ओपन एंगल ग्लाइकोमा मुझे जहां तक लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी इससे रिलेटेड और भी पॉइंट मैं लेकर के आऊंगा एपिथेलियल लेयर में, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट को ही मैं क्लियर कर दूंगा ग्लाइकोमा के। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा कि ओपन एंगल ग्लाइकोमा क्या है। अब हम लोग आते हैं सेकंड टाइप पे क्लोज एंगल ग्लाइकोमा। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार केटीटी जरूर पढ़ेंगे, या तो एचएपी का बुक अगर आपके पास रॉनसन एंड विल्सन का है तो उसको जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चीजों को लिख नहीं रहा हूं, आपको केवल मैं समझा रहा हूं, आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सेकंड क्या है बेटा क्लोज एंगल, सेकंड वन इज क्लोज एंगल ग्लाइकोमा। अब क्लोज एंगल ग्लाइकोमा में देखो क्या होता है, नाम से क्लियर है कि यहाँ पर एंगल जो है वो एंगल ही क्लोज हो जाएगा। देखो कैसे होगा, तो ये हमारे पास क्या है भाई, तो दिस वन इज आइरिस, दिस वन इज प्यूपिल, और यहाँ पर क्या है भाई ये कॉर्निया है, और कॉर्निया के बाद यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर अपना है कैनाल ऑफ सिलेंस। क्या है बेटा कैनाल ऑफ सिलेंस प्रेजेंट है। फिर से मैं बता दूं, ये अपना क्या है आइरिस, ये अपना क्या है बेटा कॉर्निया, ये क्या है बेटा कैनाल ऑफ सिलेंस का जो होल है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब सुनना, इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो जो एंगल है बेटा वो एंगल क्या है बिल्कुल क्लोज है, ये एंगल क्या है क्लोज है, यानी यहाँ पर सिलेंस का होल तो ओपन है लेकिन एंगल ही क्लोज हो गया। अब एंगल क्लोज हो गया तो अगर यहाँ पर एक्वस ह्यूमर आएगा सिलियरी एपिथेलियल सेल से सेक्रेट होकर के इंटर करके, तो अब ये एक्वस ह्यूमर जाना भी चाहेगा, कैनाल से उसको ड्रेन आउट भी करना चाहेगा, लेकिन ये एंगल क्लोज होने के कारण वहां से एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं जा पाएंगे, एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर से समझना, ओपन
ओपन एंगल में एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर एंगल ओपन है लेकिन यहाँ पे कैनाल ऑफ सिलेंस का होल्स क्या हो गया है बेटा, ब्लॉक, जिसके कारण एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं जा पाता है ओपन एंगल में। लेकिन अगर हम क्लोज एंगल की अगर हम बात करें बेटा, तो क्लोज एंगल में क्या होता है कि यहाँ पर एंगल ही क्लोज हो गया है, एंगल क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, लेकिन कैनाल ऑफ सिलेंस क्या है, ओपन है। अब जब एंगल ही क्लोज हो गया तो वहां पर एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेन आउट होना है, जो यहाँ तक पहुंचना था वो रीच ही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इसका अमाउंट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा 21 mm ऑफ Hg से। फर्स्ट वाले केस में तो हम मेडिसिन वगैरह देकर के ठीक कर लेते हैं, सेकंड वाले केसेस में मोस्टली ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है इस एंगल को क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए। यानी यहाँ पर कैनाल ऑफ सिलेंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आपका एंगल जो है वो क्या हो गया है, क्लोज हो गया, और वहां पर एंगल ओपन है लेकिन कैनाल ऑफ सिलेंस क्या है, ब्लॉक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। ये दोनों टाइप्स मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम सबसे पहले फिजियोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी में आपने डायग्राम 11 12 में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, एचएपी में भी पढ़ा होगा, और फिजियोलॉजी में भी आपने एचएपी में पढ़ा होगा कि कैसे ग्लाइकोमा होते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक छोटा सा डायग्राम लिया और जो जो टर्म्स हमारे इंपॉर्टेंट थे उन्हीं टर्म्स को मैंने यहाँ पर क्या किया, फोकस किया है। उसके बाद मैंने बताया कि कैसे एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है, उसका फंक्शन तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड के अलावा ये क्या करते हैं बेटा, बॉडी में तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करते हैं। लेकिन सेकंड मैंने आज क्या बताया कि जो सिलियरी बॉडी है बेटा, जो सिलियरी बॉडी है उसमें जो एक लेयर है एपिथेलियल लेयर, यही लेयर क्या करता है, एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन करता है। ये एक्वस ह्यूमर यहां से मूव करता है, यानी कि लेंस और आइरिस के बीच से कहां पर एंटर करता है, प्यूपिल, और प्यूपिल से कहां पे जाता है, कॉर्निया में, और कॉर्निया से कहां पे चला जाता है बेटा, तो कैनाल ऑफ सिलम से क्या हो जाता है, सुप्रा वेन, जो वेन्स है बेटा उसमें सुप्रासिलेटिक वेन जो है उसमें चला जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन इनकेस हमारी बॉडी में अगर इंडोजीनियस जो मीडिएटर हमारा है, वो मीडिएटर अगर फंक्शंस या तो किसी मीडिएटर की अमाउंट ज्यादा हो जाए या तो इरेगुलर फंक्शन शो करना शुरू कर दे, तो उस केस में हमें क्या हो सकता है, ग्लाइकोमा हो सकता है, क्योंकि वहां पर प्रेशर जो है यहाँ पर क्या हो गई है, राइज हो गया। और प्रेशर राइज होने के बिहाइंड मैंने दो रीजन आपको बताया, एक तो कि एंगल ओपन है और कैनाल ऑफ सिलम्स क्या हो गया है, उसका होल ब्लॉक हो गया है, और सेकंड रीजन मैंने बताया कि कैनाल ऑफ सिलम्स का होल जो है ओपन है लेकिन एंगल वहां पर क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, एंगल क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। दो पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर एंगल ओपन है और कैनाल ऑफ सिलम्स ब्लॉक है बेटा तो उसको ओपन एंगल ग्लाइकोमा बोलते हैं, और अगर एंगल नैरो हो गया है, एंगल ही बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, और कैनाल ऑफ सिलम्स अगर वहां पर ओपन है बेटा, उसका होल ओपन है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा। ये दोनों टाइप्स ऑफ ग्लाइकोमा क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं कि सर ट्रीटमेंट अप्रोच, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, तो उसके लिए हमें अब कहां पे आना होगा बेटा, ये सिलियरी बॉडी में आना होगा। तो सिलियरी बॉडी, इसके अंदर हमने ये बॉडी है बेटा सिलियरी बॉडी, उसके बाद हमने एक लेयर बनाया जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। कौन सा लेयर हो गया बेटा, एपिथेलियल लेयर हो गया। चलिए तो अपन इसको समझना स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल लेयर में बेसिकली क्या है बेटा, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है और बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसका मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैंने आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इनकी लोकेशन, इनके फंक्शंस में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। अब आपको मालूम होगा कि बीटा अगर यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, तो बीटा का फंक्शन क्या है, बीटा कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, तो एपिथेलियल लेयर ऑफ सिलियरी बॉडी ऑफ आई के सिलियरी बॉडी के एपिथेलियल लेयर में क्या है भाई, बीटा रिसेप्टर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। अब बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है, और बीटा में भी कौन सा रिसेप्टर है, तो बीटा 2 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा, बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। और ये रिसेप्टर अगर प्रेजेंट है तो ये क्या चीज के लिए रिस्पांसिबल होगा, तो एक्चुअली बीटा 2 रिसेप्टर यहाँ पर क्या करता है, तो एक्वस ह्यूमर सेक्रेशंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इसका फंक्शन है बेटा, ये क्या करता है, इंक्रीज एक्वस ह्यूमर, इंक्रीज एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन। AH का मतलब होता है बेटा एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन। तो एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन को ये क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। सेकंड यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई, तो अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इसका भी क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा। अल्फा 2 रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, और ये क्या करता है, तो ये करता है डिक्रीज एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन। पॉइंट को समझना बेटा, अल्फा 2 रिसेप्टर एक्वस ह्यूमर सेक्रेशंस को डिक्रीज करता है, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन को इंक्रीज करता है। ये पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अभी मैं ट्रीटमेंट अप्रोच पे आपको लेकर के आऊंगा, उसमें इन पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम क्या करता है, तो
ये रिलीज करता है HCO3, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम है बेटा वो बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है। कहां पर? इन एक्वस ह्यूमर, जिसके कारण क्या हो जाता है बेटा? एक्वस ह्यूमर में प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है बेटा? प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाता है? एक्वस ह्यूमर का इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये एपिथेलियल लेयर से, ये सिलियरी बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अल्फा 2 प्रेजेंट है, बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है भाई? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम प्रेजेंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम ने क्या किया भाई? तो रिलीज किया बाइकार्बोनेट को, और बाइकार्बोनेट रिलीज होता है तो एक्वस ह्यूमर के प्रेशर को क्या करेगा बेटा? कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर क्या होगा? राइज होगा। सेकंड मैंने बताया बीटा 2 एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, जबकि अल्फा 2 जो है एक्वस ह्यूमर सेक्रेशंस को क्या करता है? कम करता है। अब आपको ट्रीटमेंट करना, इस ग्लूकोमा को आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। तो ट्रीटमेंट क्या करना है भाई? कि एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन ज्यादा हो रहा, मतलब यहाँ पर हमने क्या रीजन आपको बताया था कि ग्लूकोमा होने के बिहाइंड, ये तो मैंने 2 रीजन बताया था, इसके साथ मैंने बताया था कि अभी आप याद करो कि एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस अगर ज्यादा हो जाए, यानी बीटा 2 रिसेप्टर अगर ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो ज्यादा क्या होना शुरू हो जाएगा? एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और अगर एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन ज्यादा होना शुरू हो गया, अगर ये सारी चीजें नॉर्मल भी है, ना ओपन एंगल है ना क्लोज एंगल है, तब भी यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक कैपेसिटी होगी ड्रेन आउट करने की। तो एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन अगर ज्यादा हो गई है, नहीं टोटली अगर देखा जाए ग्लूकोमा में, अगर ओपन एंगल भी है क्लोज एंगल भी है, तो भी यहाँ पर एक्वस ह्यूमर एक्यूमुलेट हो गया है, यानी ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है इंट्राओकुलर। तो उस प्रेशर को हमें क्या करना है? कम करना है। इंट्राओकुलर प्रेशर को अगर हम कर देंगे, कम कर देंगे बेटा, तो ग्लूकोमा जो हमारा डिजीज है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और इंट्राओकुलर प्रेशर कम करने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि किसी भी कारण से, किसी भी तरह से हम क्या कर दें? तो किसी भी तरीके से हम एक्वस ह्यूमर का कंसंट्रेशन जो अमाउंट है वो क्या कर दें? कम कर दें। तो अमाउंट कम करने के लिए अब हमें क्या सोचना होगा कि अमाउंट बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो अमाउंट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बीटा 2 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर अगर एक्टिवेट रहेगा, एक्टिव रहेगा बॉडी में, आई में, तो ये रिसेप्टर हमेशा एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन करता रहेगा, यानी अमाउंट बढ़ाता रहेगा। और इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम बाइकार्बोनेट को रिलीज करके प्रेशर को इंक्रीज करता रहेगा। यानी ये 2 हमारे एनिमी हैं, ये 2 हमारे क्या है भाई? दुश्मन है। यही दोनों ऐसे हैं जो एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन ज्यादा कर रहे हैं, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। और जब हम फार्मासिस्ट हैं तो हमें क्या करना है? कंसंट्रेशन को कम करना है। हमारी जो बीमारी हुई है वो एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस ज्यादा होने के कारण हुई, एक्वस ह्यूमर के एक्यूमुलेशन ज्यादा होने के कारण हुई है, तो क्यों ना उस कंसंट्रेशन को हम कम कर दें। तो कम कैसे करेंगे भाई? तो जो बढ़ा रहा है उसको रोक दो, यानी यहां पर क्या दे दो? तो बीटा ब्लॉकर ड्रग दे दो, यहाँ पर बीटा एंटागोनिस्ट दे दो। क्या दे दो? बीटा एंटागोनिस्ट। कुछ समय के लिए हमने बीटा को ही ब्लॉक कर दिया तो एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन ही बॉडी में बंद हो गया, आई में बंद हो गया, जिसके कारण एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन ऑटोमेटिक आई में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो प्रेशर बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब बनेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा? उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। सेकंड क्या कर सकते हैं? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर दे दो, इस एंजाइम्स को ही इनहिबिट कर दो, ना बाइकार्बोनेट जाएगा, ना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ना प्रेशर इंक्रीज होगा। तो हमने क्या कर दिया? कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को ब्लॉक करने वाले ड्रग दे दिए। आया समझ में? तो हमने कौन सा ड्रग यूज किया बेटा? बीटा ब्लॉकर ड्रग यूज किया। हमने कौन सा ड्रग यूज किया बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम ड्रग यूज, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर ड्रग यूज किया। अब हमारे पास क्या है? तो एक ऐसा भी रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट है जो एक्वस ह्यूमर के सेक्रेशन को कम करता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ड्रग बनाएं जो इसको प्रमोट करे, एज ए एगोनिस्ट की तरह काम करे। इसको एनालॉग भी हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी में, कि ऐसा ड्रग, देखो अल्फा 2 क्या कर रहा है कि अगर ये एक्टिवेट होगा तो एक्वस ह्यूमर सेक्रेशंस को कम करेगा। हमें करना क्या था ग्लूकोमा में? हमें करना यही था कि उसके सेक्रेशंस को कम कर देना था, उसके सेक्रेशंस को क्या करना था? किसी भी तरीके से एक्वस ह्यूमर के सेक्रेशंस को डिक्रीज करना था, रिड्यूस करना था। यहां पर एक एजेंट ऐसा है अल्फा 2 रिसेप्टर जो क्या करता है? एक्वस ह्यूमर के सेक्रेशन को कम करता है। तो हम इसको क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, यानी इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एनालॉग यूज करेंगे, एगोनिस्ट यूज करेंगे, यानी अल्फा 2 एनालॉग ड्रग यूज करेंगे, जिसके कारण इसको और पोटेंसी मिल जाएगी और ये और कम एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन करना शुरू कर देगा। तो देखो एक्वस ह्यूमर सेक्रेशन हमें कम करना था ट्रीटमेंट अप्रोच में। हमारे पास जो ट्रीटमेंट अप्रोच था बेटा, तो ट्रीटमेंट अप्रोच में हमें क्या करना था भाई? तो ट्रीटमेंट अप्रोच में हमें करना था कि एनी हाउ, किसी भी तरीके से
है ना, एनी हाउ हमें क्या करना था, डिक्रीज करना था क्या बेटा, एक्वस ह्यूमर कंसंट्रेशन को। एक्वस ह्यूमर कंसंट्रेशन को हमें क्या करना था बेटा, डिक्रीज करना था। और एक्वस ह्यूमर कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे करेंगे, तो बाय बीटा ब्लॉकर देकर के, बाय गिविंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर एंड बाय गिविंग एनालॉग अल्फा टू एगोनिस्ट। अल्फा टू एनालॉग, क्योंकि हम अल्फा 2 को क्यों नहीं ब्लॉक करें, क्योंकि अल्फा 2 को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन तो बढ़ जाएगा ना भाई। अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तब तो एक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन कम होगा। इसलिए मैं बताता हूं कि रिसेप्टर का कांसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। जब तक हमें रिसेप्टर क्लियर नहीं होगा, उनके लोकेशन, उनके फंक्शन याद नहीं होंगे, फार्माकोलॉजी में आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत दिक्कत होंगे। तो सबसे पहले जो भी मैंने आपको रिसेप्टर बताया, चाहे वो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का हो, चाहे वो एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम का हो, तो उस रिसेप्टर पे कमांड बनाइए कि कहां पे कौन रिसेप्टर प्रेजेंट है और वहां पे प्रेजेंट भी है तो वहां पर उसका फंक्शन क्या है। अब सुनिए, ये 3 तो हमारे पास आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर आप एक ऑटोक्वाइट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है, प्रोस्टाग्लैंडिन। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब हम ऑटोक्वाइट पढ़ेंगे तो हिस्टामिन, लिकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इकोसानॉइड, मतलब ऐसे बहुत सारे हमें क्या पढ़ने हैं, ऑटोक्वाइट्स पढ़ने होते हैं, है ना। 5-HT सेरोटोनिन, ये सारे ऑटोक्वाइट्स हमें पढ़ने होते हैं। तो उन्हीं ऑटोक्वाइट्स में एक ऑटोक्वाइट्स है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन में भी बेटा उनका एक रिसेप्टर है PGF2 अल्फा। क्या है बेटा, तो वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन में एक और अलग से पॉइंट ऐड कर रहा हूं, यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या है बेटा, तो एक ऑटोक्वाइट्स है। ऑटोक्वाइट्स का मतलब होता है लोकल हार्मोन्स। एक होता है हार्मोन्स हमारी बॉडी में और एक होता है लोकल हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वो कहीं भी सिक्रीट होगा और पूरी बॉडी में फंक्शन शो कर सकता है, लेकिन जो लोकल हार्मोन्स होते हैं बेटा वो जहां पर सिक्रीट होंगे वहीं पर फंक्शन शो करते हैं। ये एक डिफरेंट होता है। लोकल हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्वाइट्स। हार्मोन्स कहीं भी सिक्रीट होगा, पूरी बॉडी में फंक्शन दे सकता है, कहीं पर भी जाकर के अपना फंक्शन शो कर सकता है। लोकल हार्मोन्स जो होते हैं, जो ऑटोक्वाइट्स होते हैं, जिस भी जगह पर ये सिक्रीट होंगे उसी जगह पर अपना फंक्शन देंगे, इसलिए इनका नाम लोकल हार्मोन्स बोला गया कि लोकल एरिया में ये टारगेट करेगा, कहीं दूसरे जगह जाकर के अपना एक्शन शो नहीं करेगा। तो उसी लोकल हार्मोन्स यानी ऑटोक्वाइट्स में एक ऑटोक्वाइट्स है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का एक रिसेप्टर है बेटा PGF2 अल्फा। कौन सा रिसेप्टर है, PGF2 अल्फा। और ये PGF2 अल्फा जो है बेटा ये कहां पे प्रेजेंट होता है भाई, तो ये प्रेजेंट होता है आई में। कहां पे प्रेजेंट होता है भाई, आई में। और आई में भी कहां पे प्रेजेंट होगा, तो एपिथेलियल सेल में, एपिथेलियल सेल ऑफ सिलियरी बॉडी। और यहां पर क्या करता है बेटा, तो यहां पर इंट्राओकुलर जो प्रेशर है बेटा, उस प्रेशर को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। और हमें बीमारी क्या चीज से हुई है भाई, तो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण हुई है। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण हुई है। तो हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में एक एंडोजीनियस मीडिएटर है, हमारी बॉडी में एक ऑटोक्वाइट्स है, हमारी बॉडी में एक लोकल हार्मोन्स है जो प्रेशर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ऐसा ड्रग बनाएंगे जो इसको क्या करे, प्रमोट करे। ये अगर प्रमोट हो जाएगा, इसको अगर पोटेंसी मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक उस प्रेशर को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। हमें करना क्या होता है, हमें ट्रीटमेंट अप्रोच में यही तो अप्रोच लगाना है जो साइंटिफिक अप्रोच होता है। रिसर्च जो मैं हमेशा बताता हूं कि फार्माकोलॉजी में रिसर्च कैसे करना, तो आपको अप्रोच डेवलप करना होगा कि अगर कोई डिजीज हुई है, अगर कोई डिसऑर्डर हुआ तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, PGF2 अल्फा या तो यहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज करेंगे। और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के और डीप में जाओगे तो ये क्या होगा, PGF2 अल्फा रिसेप्टर एनालॉग, यानी इसको हम प्रमोट करेंगे। एनालॉग का मतलब प्रमोट करना यानी एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी, और एंटागोनिस्ट का मतलब ब्लॉक करना यानी इनहिबिटरी प्रॉपर्टी। समझ में आ गया पान। तो PGF2 अल्फा देकर के भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लोकोमा को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कितने अप्रोच बता दिए, 4। एक मैंने क्या बताया बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, एक मैंने क्या बताया बेटा, अल्फा 2 एनालॉग, एक मैंने क्या बताया बेटा, बीटा 2 ब्लॉकर और एंटागोनिस्ट, और एक मैंने बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर। ये 4 ड्रग हैं। इसके अलावा कुछ म्यूटिक ड्रग हैं, म्यूटिक और मिड्रिएसिस, 2 मैंने पॉइंट आपको बताया था, एक डायलेट करता है, एक कंस्ट्रिक्ट करता है। तो वहां पर म्यूटिक ड्रग भी देकर के हम 5 हमारे पास ड्रग की क्लासिफिकेशन होगी ग्लोकोमा में, और वो ड्रग देकर के हम ग्लोकोमा को ठीक कर सकते हैं। तो ग्लोकोमा समझ में आ गया, ग्लोकोमा की फिजियोलॉजी समझ में आ गई, ट्रीटमेंट अप्रोच भी मैंने बता दिया
कि अगर हम इस ड्रग को यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, और ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भाई होगा बीटा 2 ब्लॉक कर देगा बीटा 2 को, जिसके कारण सेक्रेशन कम हो जाएगा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाएगा। और इसके बाद कुछ ड्रग रिलेटेड पॉइंट अगर होगा तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ग्लूकोमा को क्या करेंगे, बायोमार्क करेंगे।